Hello friends, this is SV. Welcome to Digam Manch. We are present here with another new session that is टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ CDP। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में जो हम कर रहे हैं यानी कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल मनोविज्ञान एंड शिक्षा शास्त्र के 200 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके हम लगभग यानी कि 6 पार्ट कर चुके हैं, यानी 6th पार्ट कर चुके हैं। आज जो रहेगा यानी 7वां पार्ट रहेगा, या ये कहें 7वां भाग रहेगा, पार्ट 6 रहेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन से काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो CTET में पूछे गए हैं, UP टेट में पूछे गए हैं, UK टेट में पूछे गए हैं, या फिर राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, MP टेट आखिर सभी में पूछे गए। यानी कि टॉप 200 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं जो सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है ये स्पेशली CTET के लिए है, जो CTET यानी कि 5 जुलाई को आने वाली है, 5 जुलाई 2020 को आने वाली है। तो फ्रेंड्स यानी जो 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ है हम पार्ट्स में ऐसे कर रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं, यानी कि आज का सेशन शुरू करते हैं। कुछ जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के लिए। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो इस सेशन का यानी पहला क्वेश्चन जो जिसमें टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स जो टॉप 200 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, 200 जो क्वेश्चंस हैं वो CDP से हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए ये रहा पहला क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, बच्चा किस प्रकार सीखता है। ये हाँ, बच्चा किस प्रकार सीखता है, पुस्तकें पढ़कर, या फिर परिचर्चा द्वारा, या फिर प्रश्न पूछकर। तो फ्रेंड्स जब भी बच्चा स्कूल में जाता है किस तरह से वो सीखता है, तो स्कूल में जाने के बाद जो बच्चा होता है या इससे पहले घर में रहता है तब भी वो सीखता है। यदि हम स्कूल की बात करते हैं, अधिगम लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो बच्चा पुस्तकें पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा द्वारा भी सीखता है, प्रश्न पूछकर भी सीखता है, तो कई प्रकार से सीखता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चा कई प्रकार से सीखता है। तो आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन है कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि बच्चा कई प्रकार से सीखता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। आजीविका कमाना, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, या पढ़ना एवं लिखना, या फिर हम बात करें डी ऑप्शन की बौद्धिक विकास। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं पढ़ाई, जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें बौद्धिक विकास तो होता ही होता है, पढ़ना लिखना भी होता है, आजीविका भी कमाना बच्चा सीखता है। तो बेस्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो हम पाएंगे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, जो शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, चाहे वो बौद्धिक डेवलपमेंट हो, यानी कि कॉग्निशन डेवलपमेंट, किसी भी तरह का विकास हो, यानी कि कुल मिला के बच्चे का सर्वांगीण समस्त तरीके से, संपूर्ण तरीके से जो विकास है वो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य उसे माना जाता है, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के विषय में सत्य नहीं है। तो जो कौन सा कथन है, कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है, यानी कि वो असत्य है, यानी कि गलत है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ठीक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये बिल्कुल बात करेक्ट है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन है, शिक्षण इंस्ट्रक्शन है। तो फ्रेंड्स यानी कि ए भी बिल्कुल करेक्ट होता है, सी ऑप्शन भी करेक्ट होता है, डी ऑप्शन भी करेक्ट होता है। तो शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि शिक्षण जो औपचारिक और अनौपचारिक नहीं है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन शिक्षण की बात करते हैं शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक नहीं है। शिक्षण जो होती है वो औपचारिक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन सा, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, ठीक है, यानी श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न हल करना, या फिर प्रश्न पूछना,
प्रश्न पूछना, या फिर डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स शिक्षण कुशलता की बात करते हैं, श्यामपट्ट पर लिखना भी एक शिक्षण कुशलता है, ठीक है, प्रश्न हल करना भी और प्रश्न पूछना भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, उनके विषय में पूछा गया है, यानी कक्षा के शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाएगी। तो उनसे ये कहा जाएगा कि आप शिक्षक से मिल सकते हैं, ये बिल्कुल बात गलत होती है, क्योंकि एक शिक्षक के साथ इंटरेक्शन वो भी बच्चा कर सकता है और उसे करना भी चाहिए जो प्रश्न नहीं पूछता। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो लगभग सभी ऑप्शन थोड़े थोड़े किसी हद तक सही बात भी कहते हैं, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन कहता है यानी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को हम कक्षा परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें बच्चे की क्यूरियोसिटी, बच्चे की जिज्ञासा जागेगी, ठीक है, बच्चा वहाँ पे इंटरेक्शन कर पाएगा, ठीक है, उसका सोशलाइजेशन होगा, उसके साथ साथ वो प्रश्न भी पूछेगा और उसका जो प्रोत्साहन है यानी कि उसको मोटिवेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। जब भी हम किंडरगार्टन यानी केजी किंडरगार्टन जब पद्धति की बात करते हैं तो वो उसका प्रतिपादन किसने किया है? टीपी नन ने, स्पेंसर ने, या फ्रोवेल ने, या मॉन्टेसरी ने। तो फ्रेंड्स फ्रोवेल को किंडरगार्टन का जनक माना जाता है, यानी किंडरगार्टन जो पद्धति है उसको फ्रोवेल ने उसका प्रतिपादन किया है। किंडरगार्टन क्या है? किंडरगार्टन यानी कि एक बगीचा, एक ऐसा बगीचा जिसमें बच्चे खेल कूद के माध्यम से, ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप से ज्ञान का निर्माण करें और स्वतंत्र रूप से वो सीख सकें, ठीक है। तो किंडरगार्टन पद्धति का जो संबंध है वो फ्रोवेल से है, या ये कहें कि प्रतिपादन किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो फ्रोवेल ने किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही वो सी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 यानी आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7 शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो क्या है? यानी शिक्षण केंद्रित, ठीक, या छात्र केंद्रित, या प्रधानाध्यापक केंद्रित, या फिर अनुभव केंद्रित। तो फ्रेंड्स जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं तो प्रधानाध्यापक केंद्रित नहीं होता, क्योंकि प्रधानाध्यापक आके नहीं पढ़ाते, या अनुभव केंद्रित नहीं होता, अनुभव का कोई केंद्रीकरण नहीं होता। छात्र केंद्रित एजुकेशन होती है, या फिर शिक्षण केंद्रित। तो फिर सत्तावादी शिक्षण केंद्रित, क्योंकि उसमें सिर्फ शिक्षण को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो मेन रोल रहेगा वो सिर्फ शिक्षण का रहेगा। एक टीचर आए और बच्चों को सिर्फ पढ़ाता जाए। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो शिक्षण केंद्रित है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो आज हम शिक्षण को मानते हैं यानी शिक्षा छात्र केंद्रित है, जिसमें छात्र को सेंटर में रख के उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। जो टीचर की हम बात करें तो NCF 2005 यानी कि NCF 2005 मानता है कि टीचर एक सुलभ करता है, एक फैसिलिटेटर है। एक टीचर तो सिर्फ बच्चे की मदद कर सकता है, एक हेल्प कर सकता है, उसे टेम्परेरी हेल्प दे सकता है, ठीक है। बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं और खुद से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी शिक्षण केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं आज के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? यानी स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि स्मिथ ने जो शिक्षण है उसको त्रिध्रुवीय माना है, यानी ट्राइपोलर प्रोसेस माना है। जो हमारा एजुकेशन है, जो शिक्षण है, तो उसमें कार्यवाहक किसे माना है? यानी अभिभावक को, शिक्षक को, या फिर शिक्षार्थी को, या फिर पाठ्यक्रम को। तो स्मिथ ने यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक को एक कार्यवाहक के रूप में माना है, यानी कि एक सुलभकर्ता के रूप में। सिर्फ वो उसका काम यह है कि वो बच्चों की मदद करें। और इसमें यदि हम त्रिध्रुव की बात करते हैं तो इनके अनुसार यानी कि स्टूडेंट हो गए, हमारा कैरिकुलम हो गया, सिलेबस हो गया, टीचर हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को केंद्र में रखते हुए जो एक टीचर है वो एक कार्यवाहक का काम करेगा, और उसका जो कैरिकुलम एक पाठ्यक्रम है उसको और स्टूडेंट के साथ तालमेल बिठाएगा और उसका काम एक कार्यवाहक के रूप में रहेगा। तो ये इस तरह से स्मिथ मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? यानी शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? यानी कि
1 2 3 ये 4। तो फिर शिक्षण के आधार पर इसके चरण हैं 3 हैं। अभी हम बात करते हैं यानी कि एक तो स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अभी हमने ट्राइपोल एजुकेशन की बात की, एक टीचर हो गए और करिकुलम हो गया। तो शिक्षण के आधार पर इसके चरण 3 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए ये रहा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है यानी कि पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो शिक्षण के 3 चर की हमने बात की, उसमें पाठ्यक्रम कौन से चरण में आता है? तो आश्रित चर, मध्यस्थ चर या स्वतंत्र चर या फिर इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो पाठ्यक्रम, ये जो करिकुलम है वो स्वतंत्र चर के रूप में आता है, क्योंकि ये सिर्फ ये बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है। ये बच्चे के अकॉर्डिंग, एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो, चाहे उसकी क्षमता हो, चाहे उसका बौद्धिक स्तर हो, ठीक है, उसकी एज आदि के आधार पर, ठीक है, पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है। क्योंकि अब देखते हैं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे का पाठ्यक्रम अलग होता है, सेकंड क्लास के अलग होता है, और उसमें यदि हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम जो निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो स्वतंत्र चर में आता है, क्योंकि ये किसी के साथ बंधा हुआ नहीं होता, एकदम स्वतंत्र होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी स्वतंत्र चर बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वें क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के, ठीक है, जो एक सीरीज़ है टॉप 200 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसके हम लगभग 6 पार्ट कर चुके हैं। आज जो 7वां पार्ट कर रहे हैं, इसमें हम 10 से 20 या 15 ऐसे इस तरह से एक एक पार्ट में क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपने फीडबैक दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप यदि CTET, UPTET या KVS NVS आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन हैं। ये रही एक बात। ओके फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि उन तक भी हमारे ये क्वेश्चन पहुंच पाएँ। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, उसके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल सके, सबसे पहले मिल सके और आप हमसे जुड़ सकें, यानी हमारे चैनल अधेगम मंच से जुड़ सकें। ओके फ्रेंड्स, ये रही एक बात। तो हम बात कर रहे थे 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन यानी 11th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स जब भी हम देखते हैं कि एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं, कुछ मंद गति से सीखते हैं, कुछ तीव्र गति से सीखते हैं, कुछ ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है, कुछ थोड़े नॉर्मल होते हैं जिन्हें हम औसत बच्चे कहते हैं, जिनका IQ लेवल 90 to 110 यानी 90 से 110 होता है। तो मंद गति से सीखने वाले बच्चों को ज़रूरत होती है, यानी अतिरिक्त सहायता की या फिर विशेष सहायता की, ठीक है, अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, या किसी सहायता की नहीं, या कुछ सहायता की। तो फ्रेंड्स उनको एक अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत होती है, ठीक। वो भी सामान्य बच्चों के साथ तालमेल बिठा के अपने सिलेबस या फिर उस सबको सीख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो उनके लिए एक अतिरिक्त सहायता यानी जो एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य बच्चे की बात करें तो वो सब चीज़ों को बड़ी आसानी से सीख लेता है। जो मंद बुद्धि यानी स्लो, जिनका लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है, धीमे तरीके से सीख पाते हैं, तो उनको अतिरिक्त हेल्प की एक टीचर को चाहिए कि, या फिर एक स्कूल या फिर सिस्टम को चाहिए कि उनके लिए एक अतिरिक्त हेल्प करें, जिसकी वजह से वो भी सामान्य बच्चों के साथ जुड़ सके और अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स मंद गति से सीखने वाले को ज़रूरत होती है, वो होती है अतिरिक्त सहायता की। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे हमारा जो चैनल यानी कि अधेगम मंच जो CDP को लेकर सेशन चला रहा है, इसके क्वेश्चंस हैं बेशक लंबे सेशन इसलिए जाते हैं क्योंकि सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन को टिक नहीं करा रहे। हमारा जो मकसद है वो क्वेश्चन के साथ साथ, यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ और अलग से भी कॉन्सेप्ट है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से बेहतर तरीके से क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह के आगे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे अच्छी तरह से कर पाएँ। तो हमारा जो डिस्कशन है इस तरह से होता है कि उस क्वेश्चन से संबंधित आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरह से हम एक सेशन में इसीलिए 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा लंबे सेशन हो पाते हैं 30 से 35 मिनट। फ्रेंड्स क्योंकि क्वेश्चंस की यदि बात करें तो क्वेश्चंस आप कहीं से भी
किसी भी बुक से या नेट के थ्रू, नेट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या बहुत सारे क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, बहुत सारे PDF होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस पे ऑप्शन पर टिक लगा हुआ होगा। हमारा जो मकसद, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम अच्छी तरह से डिस्कशन करने के साथ साथ कुछ सीखने और सिखाने की एक मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट रहता है, यानी कि अतिरिक्त सहायता की। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य स्पेस में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, यानी नियमित विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में या मुक्त विद्यालयों में या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं यानी निःशक्त बच्चों की बात करते हैं और हम करते हैं समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो बिल्कुल ठीक है फुलिश हो, या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, प्रतिभाशाली हो, सभी बच्चों के को एक ही टीचर, एक ही स्कूल और एक ही साथ पढ़ाए। इस तरह से समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की यदि हम ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य है, ठीक है, उसका उद्देश्य है कि सभी बच्चों को शिक्षा में शामिल किया जाए, क्योंकि सभी के लिए शिक्षा एक कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दी जाए। तो फ्रेंड्स, यानी कि उनको अवसर उपलब्ध कराने की बात होती है, तो किन विद्यालयों के थ्रू उनको इस तरह के अवसर उपलब्ध कराए जाएं? नियमित विद्यालयों में, ठीक है, या फिर विशेष विद्यालयों में, या फिर मुक्त विश्वविद्यालयों में, या विद्यालयों में, या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। तो फ्रेंड्स, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो निःशक्त हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, सभी के लिए नियमित विद्यालय जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चों के लिए ये अवसर प्रदान कराया जाए। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, चाहे वो मंदबुद्धि बच्चा हो। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट होता है, नियमित स्कूल्स। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप टिक कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियमित विद्यालयों के थ्रू ही हम, चाहे वो मंदबुद्धि बच्चा हो, चाहे वो निःशक्त बच्चा हो, सभी को समेकित या समावेशी शिक्षा के थ्रू हम जोड़ सकते हैं, और उनको जितने भी शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने हैं वो नियमित विद्यालयों में ही कराया जाए, ना कि किसी विशेष तरह के अलग से उनको कोई विद्यालय खोले जाएं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट होता है, रेगुलर स्कूल्स या फिर नियमित विद्यालय। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी आज के लिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? 13वां क्वेश्चन ये रहा। 13वां क्वेश्चन कहता है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित यानी विजुअल डेफिशिएंट विद्यार्थी, एक बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है, 5वीं क्लास का एक बच्चा है, ठीक है, वो दृष्टिबाधित है, क्योंकि उसका जो विज़न है वो अच्छा नहीं है, वो देख नहीं सकता, यानी अच्छी तरह से नहीं देख सकता। तो उसके संबंध में कुछ यानी स्टेटमेंट दे रखे हैं कि 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या फिर के 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ये रहे दो और ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। सी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, या फिर के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, भी हम बात करते हैं कि कोई निःशक्त बच्चा है, उसका जो विज़न है थोड़ा % कम है, अच्छी तरह से नहीं देख पाता, तो के माता पिता या मित्रों के द्वारा दैनिक उसके जो कार्य होमवर्क मिला है स्कूल में, तो उसको चाहिए कि उसके फ्रेंड्स या मित्र उसकी हेल्प करें। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, उसके लिए निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन क्या कहता है कि जो 5वीं क्लास का बच्चा है वो दृष्टिबाधित है, तो के 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार, तो उन बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ कक्षा में एक टीचर को चाहिए कि वो सामान्य रूप से व्यवहार करें, ठीक है, सभी बच्चों के साथ, निःशक्त बच्चों के साथ या दृष्टिबाधित बच्चों के साथ भी सामान्य रूप से व्यवहार करें, और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो उन बच्चों को यानी श्रव्य यानी जिसको वो सुन सकें, ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से उसको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस तरह से बच्चे को अच्छी तरह से समझ आ सकता है, ठीक है। तो
13 यानी 13वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कहता है? 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है, तो उस पर चलते हैं। यानी बुद्धि लब्धि का 25 से 75 के मध्य होना, 25 से 70 के मध्य होना, या फिर धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, या फिर वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या फिर अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं यानी कि मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मानसिक मंदता मतलब किसी का जो मानसिकता है वो बहुत मंदी तरीके धीमी गति से काम करती है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है 25 से 70 के बीच होती है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन में क्रिया को न कर पाना, वो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं और अपने जो रेगुलर दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं क्रिया वो नहीं कर पाते, एंड इसके साथ साथ वातावरण के साथ वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, यानी अनुकूलन नहीं स्थापित कर पाते। ये सारी बातें सही होती हैं। इसमें पूछा है कि कौन सी बात सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। कुल मिला के पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन, उनके जो रिलेशन होते हैं वो पुअर होते हैं। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के प्रति अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, वो एक दूसरे के प्रति अपने संबंध अच्छी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर पाते, एक दूसरे को वो बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, या ये कहें समाज के साथ वो अच्छी तरह से इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि इसमें गलत बात पूछी है तो वो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। चलते हैं, आज के लिए लास्ट रहेगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन ही इस सेशन में करेंगे हम। आज के लिए 15वां क्वेश्चन ये रहा, यानी 15th क्वेश्चन। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, इससे पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं कक्षा 5 से संबंधित, ठीक है। तो न्यून दृष्टि वाला कोई एक बच्चा है जो कक्षा 5 में पढ़ता है। सीटेट 2011 यानी 2011 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, ठीक, या फिर उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। ये वही क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन है। या फिर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। सी हो गया, डी हो गया, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले, ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया है, वो शायद यूपी टेट का था या सी टेट का है। तो न्यून दृष्टि वाले बच्चों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। यदि हम सामान्य बच्चों के साथ और सामान्य व्यवहार करेंगे उसके साथ, तो उसे भी यानी कि गिल्टी फील नहीं होगी, वो अच्छी तरह से यानी क्लास में अच्छी तरह से वो भी सीख पाएगा और अपने आप को स्वतंत्रता महसूस करेगा, और वो भी सामान्य बच्चों के साथ तालमेल बिठा के अच्छी तरह से सीख पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आज के लिए 15, ये लास्ट क्वेश्चन इस तरह से कह सकते हैं, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। या 15 क्वेश्चन, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। यदि आप एक टीचर हैं, ठीक है, ये अभी तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद सीटेट को पास करोगे, उसके बाद और आगे एग्ज़ाम्स को क्रॉस करने के बाद यदि आप टीचर बनते हैं, टीचर बनने के साथ आप जाते हैं क्लास में जाने के साथ आप पाते हैं कि आपको 2 मंदबुद्धि वाले बच्चों को बैठने के लिए बोला जाता है। 2 मंदबुद्धि बच्चे दे दिए जाते हैं, आपकी क्लास में कह दिया जाता है कि आप इनको बैठाओ। तो आप क्या करेंगे? यानी कि उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, या फिर प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे, या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, भी हम बात करते हैं इस तरह की, तो उन विद्यार्थियों को उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इनकार करने जैसी यानी कि नेगेटिव नकारात्मक बात तो एक टीचर कर ही नहीं सकता किसी भी तरह से। किसी भी तरह का बच्चा आ जाए, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, आप अपना स्टूडेंट स्वीकार करने से उसे का इनकार नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन तो यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें बी ऑप्शन की, बी कहता है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए कहेंगे। तो आप प्रधानाचार्य को कहेंगे कि मंदबुद्धि बालकों के लिए अलग से जो क्लासेस है उसमें बैठा दिया जाए। तो इस तरह से आप नहीं कह सकते। ये तो रही मंदबुद्धि बालकों की बात। यदि आपके लिए एक दूसरे सेक्शन से
यदि आप ए सेक्शन में पढ़ा रहे हैं और बी सेक्शन का कोई बच्चा आपके पास बैठने को आए या प्रिंसिपल या उससे बैठाने के लिए कहते हैं तो आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, आपको बैठाना होगा और आपको स्वीकार करना होगा कि वो भी आपका स्टूडेंट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्रधानाध्यापक को नहीं कह सकते कि ये मंदबुद्धि वाला कैसे अलग क्लास दी जाए और अलग क्लास में बैठा दिया जाए। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे फ्रेंड्स। हाँ, उससे सबसे पहले तो अपना स्टूडेंट स्वीकार करेंगे, उसके साथ साथ उस बच्चे को सीखने में कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है, किस तरह से वो कमज़ोरी महसूस कर पा रहा है अपने आप को, इस तरह की अपने जो शिक्षण प्रोसेस है, शिक्षण व्यवस्था है, अपने जो टेक्निक और टैक्टिक हैं, ठीक है, उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं आती तो आप सीखने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। यदि कोई भी बच्चा मंदबुद्धि है, ठीक है, या फिर अलग तरह से यानी कि वो सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो एक टीचर को चाहिए कि वो नई नई तकनीक सीखे और इस तरह से बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करे और बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, ये रहे 15 यानी कि 15 क्वेश्चंस इस सेशन में डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको अच्छे लगें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट के थ्रू हमें अपना फीडबैक ज़रूर से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस, ये जो सीरीज़ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। और यदि आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमने लगभग 45 यानी 45 वीडियो के थ्रू चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज हमने एक सीरीज़ कर रखी है। आप हमारे चैनल अधिगम मंच पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने बाल विकास के सारे चैप्टर को टॉपिक वाइज किया है, जिसमें चाहे हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्याजे, ठीक है, या फिर विकास के सिद्धांत आदि सभी को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज किया हुआ है। 45 वीडियो में हमने पूरा कंटेंट किया है। इसके साथ अब हम जो क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सीडीपी के 200 क्वेश्चंस के बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस सभी को करेंगे, ठीक है। और यदि टाइम रहा तो हम मैथ पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये स्पेशली सीटेट के लिए सीरीज चल रही है। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। एक बार फिर से, यदि आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर से दें। ओके, इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।